Hey everyone, this is Sanjog Jadhav here, and today I am going to discuss with you your next practical problem, income from salary. So basically आप सबका सारा प्रॉब्लम जो भी मैंने बताया था, वो जो भी 4 प्रॉब्लम्स अभी तक के 4 वीडियोस आप सब ने देखे होंगे, वो सब वीडियोस आपने देखने के बाद आपने प्रॉब्लम नोट डाउन करके लिखा भी होगा. सो आई होप आपको वो 4 प्रॉब्लम समझ आए होंगे. और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, मनन पब्लिकेशन, पेज नंबर 93 एंड प्रॉब्लम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 18. सो बेसिकली ये आपके सिलेबस का ही प्रॉब्लम है, मुंबई यूनिवर्सिटी का मनन पब्लिकेशन, पेज नंबर 93 है. सो आप देख सकते हैं. इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है. मैंने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी इनकम टैक्स के सैलरी के ऊपर मैंने प्रॉब्लम लिए हुए हैं. ये 5वां प्रॉब्लम है. आई होप आपको वो 4 प्रॉब्लम समझ आए होंगे और ये 5वां प्रॉब्लम भी आपको ध्यान से देखना है. सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर करने वाला हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, आपको नोट डाउन करना है. सारे लेक्चर्स देखने हैं, नोट डाउन करने हैं. आपके पास उसके नोट्स होने बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा. ठीक है. सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए और इसका पूरा प्रॉब्लम आपको समझना है, नोट डाउन करके अंडरस्टैंड करना है सारे कंसेप्ट जो भी नया प्रॉब्लम है. आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बेसिक सारे ऊपर के प्रॉब्लम है. यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इस टाइप के प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं. सो बेसिकली इसका वो मेन रीज़न है कि आपको वो समझ आए. ठीक है. सो प्लीज़ आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको वो प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए और मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है. ओके. सो प्लीज़ स्क्रीन. ओके. सो देखिए, स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम आया होगा जो मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि क्या है उसमें, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्सेट्रा सब मैंने वहाँ पे बताया था. अब मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम मनन प्रकाशन का है. मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पेज नंबर 93 इलस्ट्रेशन नंबर 18. ठीक है. सो देखिए, प्रॉब्लम मैं आपको रीड करके बताऊँगा बेसिकली, उसके बाद बताऊँगा कि सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. सो मिस्टर एम इज़ एन आर मैनेजर ऑफ एमएसएन स्टील कंपनी लिमिटेड. ठीक है. सो क्या बताया उन्होंने कि मिस्टर एम इज़ एन मैनेजर, वो एक कंपनी का मैनेजर है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 ही गेट्स फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने उसको जो कुछ भी दिया है फाइनेंशियल ईयर में, उसके फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, वो सब यहाँ पे बताया हुआ है. सो 1 बाय 1 देखिए. बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में है, बेसिक सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ. पर वो 20,000 और 25,000 है. सॉरी, बेसिक सैलरी 2 कंडीशन में दी हुई है. एक अप टू 31 अगस्त 2018 फ्रॉम, सेकेंड वाला है फ्रॉम 1 सितंबर 2018. यानी कि अप टू मतलब हम फाइनेंशियल ईयर कब कैलकुलेट करते हैं, अप्रैल से. तो अप्रैल से अगस्त तक कितनी हुई, अप्रैल यहाँ पे देखो मैंने नीचे दिया है, अप टू 31 नोट में देखो, अप टू 31/8/2018 मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स. सो कैलकुलेटेड 20,000 फॉर 5 मंथ्स सैलरी. ठीक है. ये बात समझ में है कि 31 का कैलकुलेशन कैसा करना है आपको. अगस्त तक 5 मंथ के लिए 20,000 पर मंथ था, और उसके बाद जो भी 1/9 से है यानी कि सितंबर 1 से 25,000 उसको पर मंथ में मिली है. तो पहले 5 मंथ के लिए 20,000 था और दूसरे 7 मंथ के लिए 25,000 था. तो उसका कैलकुलेशन हम करेंगे सॉल्यूशन में. ठीक है. उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,000 पर मंथ. ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैंडीकैप के लिए 3,200 पर मंथ एग्जामेशन मिलता है, नॉर्मल पर्सन के लिए 1,600 मिलता है. पर इस प्रॉब्लम में यार, इस टाइप के प्रॉब्लम में अभी ये जो मनन में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ लिया नहीं है, इसलिए हम भी नहीं लेंगे प्रॉब्लम में. लेकिन आपको याद रखना है कि न्यू सिलेबस के हिसाब से 1,600 नॉर्मल पर्सन के लिए भी मिलता है. हैंडीकैप के लिए 3,200 रुपीज़ पर मंथ मिलता है. ओके. सो लेकिन ये कोई हैंडीकैप पर्सन है नहीं, सो इसलिए कुछ भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल में जाएगा. ठीक है. उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 15% बेसिक सैलरी प्लस डीए. 15% बेसिक सैलरी का मतलब क्या है, जो भी 20,000 और 25,000 के हिसाब से सैलरी आएगी पूरे साल की, उसके 15% आपका कंट्रीब्यूशन का आरपीएफ होगा. और प्लस डीए तो उसमें दिया ही नहीं है प्रॉब्लम में, आप देख सकते हैं. तो सिर्फ सैलरी के ऊपर 15% आरपीएफ लेना है. और आरपीएफ का क्या
करना है नीचे मैं बताऊंगा आपको। आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फिर से बात बताना चाहूँगा कि दो टाइप के आरपीएफ होते हैं। एक कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर्स आरपीएफ, सेकंड होता है एम्प्लॉई आरपीएफ। एम्प्लॉई आरपीएफ होता है तो फुल्ली नॉट टैक्सेबल, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो भी ऐसा है, जो भी परसेंटेज में दिया होता है वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड होता है, परसेंटेज वाला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड होता है। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 पर मंथ ये 2 चाइल्ड्स, इसका भी एग्जाम्पशन आपको पता है। सिटी कंपेंसेटरी फुल्ली टैक्सेबल 300 पर मंथ। हाउस हॉस्टल अलाउंसेस 380 पर मंथ 2 चाइल्ड, इसका एग्जाम्पशन आपको पता है। टिफिन अलाउंसेस 5000 पर मंथ, एक्चुअली 3700 एक्सपेंसेस हुआ है, तो पूरा का पूरा टिफिन अलाउंसेस का कोई एक्सपेंसेस जितना दिया है यानी कि एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको फिर से बताना चाहूँगा कि टिफिन अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। एक्सपेंसेस कितना भी करो, जो भी अमाउंट आपको डिटरमाइन हुई है वो आपको फाइनल टैक्स के लिए लेनी पड़ेगी। उसके बाद टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट्स 2000 यानी कि ये प्रोफेशनल टैक्स है। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। ओके, सो ये हुआ बेसिक प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो फिर से मैं आपको सैलरी के नोट बता रहा हूँ कि अप टू 31/8/2018 मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त के 5 मंथ्स। सो कैलकुलेटेड 20,000 फॉर 5th मंथ के लिए, और सेम 19 से आगे मार्च तक 7 मंथ होते हैं तो सैलरी 25,000 7 मंथ के लिए कैलकुलेट करनी है। ये बात समझ में आई, आप फिर से देख सकते हो। उसके बाद हम देखने वाले दोस्तों कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अब देखो सोल्यूशन में क्या बताया है, आपको फॉर्मेट पता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी मिस्टर ए वाई 2018 एंड 19। अब पर्टिकुलर दो अमाउंट के कॉलम, इसके हिसाब से हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम को समझना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। 4 स्टेजेस में, पहले क्या होता है बेसिक सैलरी, उसके बाद अलाउंसेस होते हैं, उसके बाद परक्विजिट्स होते हैं, और उसके बाद डिडक्शंस, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेने वाले हैं दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी का फर्स्ट पार्ट, दैट इज बेसिक सैलरी। डीए वगैरह कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी यहाँ पे मैंने लिया है अप टू 31 अगस्त 2018 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपीज़, और जो भी आगे का बचा है 25,000 इंटू 7 1,75,000। पूरी सैलरी आपकी बेसिक सैलरी कितनी हुई 2,75,000 रुपीज़। इज़ दैट क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद बेसिक सैलरी और कोई बोनस वगैरह है नहीं, बेसिक सैलरी लेने के बाद हम वो बोनस लेते हैं, डियर कमीशंस वगैरह वैसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम में। सो हमें क्या देखना है, सिर्फ बेसिक सैलरी हो गई। अब देखना है हमें अलाउंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस कौन सा है दोस्तों, सो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा अलाउंसेस पहला है। सो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि फुल्ली टैक्सेबल होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। यहाँ पे कोई हैंडीकैप बताया नहीं है, नॉर्मल के लिए होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में या इस सिलेबस में वैसा कुछ अमेंडमेंट है नहीं। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, हैंडीकैप होता तो उसका एग्जाम्पशन हम ले ही सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो 2000 इंटू 12 24,000 आउटर कॉलम में टैक्स के लिए जाएगा। उसके बाद सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। सो 300 इंटू 12 3,600 आउटर कॉलम में गया है। देखो उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 इंटू 12 वर्किंग नोट 1 में मैंने किया है, मैं आपको बताऊंगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस अमाउंट कितनी डिटरमाइन हुई है 500 इंटू 12 6,000 रुपीज़, और एग्जाम्शन कितना स्टूडेंट का मिलेगा, कितने चाइल्ड का मिलेगा, एग्जाम 2 चाइल्ड 100 यानी कि पर पर्सन 100 रुपीज़ मिलते हैं। 2 चाइल्ड है इसलिए 2 इंटू पूरे 1 साल का। ओके, सो इसका कैलकुलेशन करके अमाउंट हुई 2,400, ये सब माइनस करके यानी कि 2,400 हमें एग्जाम्शन बेनिफिट मिला है, और 3,600 जो भी बची हुई अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बात समझ में आई। सेम हॉस्टल अलाउंसेस 380 रुपीज़ इशू हुई है, 12 करने के बाद 12 मंथ के लिए 4,560 रुपीज़ लेस एग्जाम्शन 2 चाइल्ड। सेम पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पर चाइल्ड 100 रुपीज़, वैसे ही इधर पर चाइल्ड 300 रुपीज़ हॉस्टल अलाउंसेस के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 300 इंटू 2 इंटू 12 7,200 ज़्यादा हो गई। हॉस्टल अलाउंसेस के लिए डिटरमाइंड हुई अमाउंट है 380 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन 300 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से पूरे साल भर के लिए लेंगे तो ज़्यादा हुई ना, तो उसके लिए कोई टैक्स लगेगा नहीं। अगर यहाँ पे अमाउंट 7,200
के जगह अगर अमाउंट 4000 होती तो 560 माइनस हो सकते और वो टैक्स में जा सकती, लेकिन खर्चा ही 7200 हुआ है और हमें एग्जम्पशन मिल रहा था 4560 था, तो कोई एग्जम्पशन मिलेगा नहीं, अमाउंट ज़्यादा ही लेस करने वाली, तो अगर यहाँ पे हम लेस करते तो वो आगे में जाता नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी लेस करने के वक्त अमाउंट बड़ी आई ऊपर अमाउंट में से, सो पूरी की पूरी अमाउंट नील करना है, माइनस कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद फुल्ली टैक्सेबल कौन सा है, टिफ़िन अलाउंसेस। प्रॉब्लम में क्या बताया था कि 3700 समथिंग खर्चा हुआ था, वो हमें कुछ यहाँ पे रखना नहीं है क्योंकि टिफ़िन अलाउंसेस ये फुल्ली टैक्सेबल है, 5000 रुपीज़ आउटर कॉलम यानी टैक्स लगेगा। ये हुए आपके अलाउंसेस। अलाउंसेस रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, परक्विजिट्स में सब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो भी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ होता है वो हमें जो गवर्नमेंट हमें एग्जम्पशन देती है, वो गवर्नमेंट एग्जम्पशन हमें सिर्फ 12% सैलरी के ऊपर देती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 15% सैलरी लिखा है। तो 15% सैलरी गवर्नमेंट हिसाब से कैलकुलेट नहीं ना होगी। गवर्नमेंट कितना कैलकुलेट करेगा, 12% एग्जम्पशन, लेकिन आपने कैलकुलेट कितनी की है, ज़्यादा 15%। तो ज़्यादा कितनी हुई, 12 और 15 में से 3%। इज इट क्लियर? सो मैंने क्या किया है कि कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बेसिक सैलरी के ऊपर लिया कि 2,75,000 हमारी बेसिक सैलरी है, आप देख सकते हैं ऊपर, उसके 15% आया 41,250 एंड हमें लेस कितनी करनी है, 12%। क्यों लेस करनी है, क्योंकि 12% लेनी थी, ले ली कितनी, 15%। तो उसमें जो भी डिफरेंस है 12 और 15 में 3%, उसका ही हमें एग्जम्पशन, उसका ही हमें टैक्स भरना पड़ेगा, बाकी सब एग्जम्पशन में जाने वाले। सो यहाँ पे देखो कि सैलरी के ऊपर 15% 41,250 और सैलरी के ऊपर 12% 33,000 रुपीज़ लेस करके जो भी अमाउंट आई वो हुई कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ की टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैंने वर्किंग नोट फिलहाल नीचे बनाई हुई है। फर्स्ट वर्किंग नोट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, एग्जाम्पशन अप टू 2 चाइल्ड एंड मैक्सिमम 100 पर चाइल्ड, सेम 300 मैक्सिमम है, 2 चाइल्ड्स मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जाम्पशन 12% ऑफ सैलरी, बट इन दिस प्रॉब्लम आरपीएफ टेकन 15%, सो एज पर रूल 12%, बट इन प्रॉब्लम 15%। क्या यहाँ पे दिखा है कि कितना प्रॉब्लम में लिया है 15%, लेकिन आप एक्चुअल रूल में कितने ले सकते हैं 12%। तो हमें 12% लेना था, आपने लिया 15%, ज़्यादा कितना लिया 3%, तो 3% टैक्स की ले जाएगा। ठीक है, इसलिए 15% ऑफ सैलरी यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बताया है कि 15% ऑफ सैलरी 2,75,000 और 12% सैलरी 2,75,000 के 12 ऊपर 15% 41,250, 15% 12% 33,000, उसमें से जो भी अमाउंट टैक्सेबल में जाएगी वो है 8,250 रुपीज़। देखो मेंशन किया हुआ है वर्किंग नोट के हिसाब से। आई बात समझ में? उसके बाद टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रोफेशनल टैक्स। आप ऊपर भी परक्विजिट में प्रोफेशनल टैक्स ऐड करो, बीच में लास्ट में आके माइनस किया तो भी चलेगा, या कहीं से भी माइनस करो तो भी चलेगा। आपने ये प्रोसीजर आपको याद रखनी है, प्रोफेशनल टैक्स ऊपर ऐड करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में से माइनस करना है। इज इट क्लियर? कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, जो प्रोसीजर के लिए हमें लिखना पड़ता है। बात समझ में आई? ये सब आपका रिकॉर्ड करने के बाद जो भी बचता है टोटल में लास्ट में वो आपकी ग्रॉस सैलरी है, 3,21,950 रुपीज़ आपका ग्रॉस सैलरी है। अब ग्रॉस सैलरी हो गई, बेसिक सैलरी ले ली, उसमें साथ अलाउंसेस लिए, उसके बाद परक्विजिट्स ले लिए, उसके बाद जो भी अमाउंट है वो है आपकी ग्रॉस सैलरी 3,21,950 रुपीज़। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि डिडक्शंस लेने हैं। ग्रॉस सैलरी के बाद क्या आता है, डिडक्शंस। डिडक्शन का सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 16 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज़, ये कंपलसरी आपको लेना है। वहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। उसके बाद टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रोफेशनल टैक्स, ऊपर ऐड किया है नीचे आके लेस किया तो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर के लिए आपको लिखना है, सिर्फ कहीं एक टाइम लिखा यहाँ पे लेस किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 और प्रोफेशनल टैक्स 2,050 रुपीज़, इसकी टोटल 42,500 आई। अब ये लेस कहाँ से करेंगे, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो भी आपकी अमाउंट आई है 2,79,450 रुपीज़ नेट टैक्सेबल सैलरी। बात समझ में आई? प्रॉब्लम समझ में आया कि सॉल्व कैसे किया हुआ है आप फिर से देख सकते हो।
यहाँ पे देखो क्या है कि बेसिक सैलरी दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बेसिक सैलरी ली है। बेसिक सैलरी के बाद सब कुछ अलाउंसेस, एग्जम्पशन जो भी बताया हुआ है ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये देखो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी तक, उसके बाद नेट सैलरी तक आया है प्रॉब्लम, ये देखो, और ये लास्ट वाली वर्किंग नोट। प्लीज़ आप सॉल्व कीजिए, लिखिए, बात समझ में आएगी। ये हुआ आपका पूरा प्रॉब्लम कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ओके, ठीक है, बात समझ में आई। प्रॉब्लम लिख के ले लो या सॉल्व करके ले लो, कैसे भी स्क्रीनशॉट निकालो, जो आपको चाहिए वैसा निकालो। ठीक है, ओके। ओके, सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट कीजिए, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। सो बेसिकली आपने प्रॉब्लम देखा कि कैसा सॉल्व किया हुआ है, फॉर्मेट क्या है, सॉल्विंग की प्रोसेस कैसी है, सैलरी, उसके बाद अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी डिडक्शन माइनस करने के बाद। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आप ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। बेसिक तरीके से रिपीट देखिए तब समझ आएगा। 4 प्रॉब्लम भी ऑलरेडी यूट्यूब पर है, देखो ये 5वां है, फिर से देखो, समझ आएगा, और नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। एक बार नहीं तो 2 बार ज़रूर देखिए। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। आपकी फ्रेंड के साथ जिसको भी शेयर करना है, फ्रेंड जितना शेयर करना है उतना शेयर कीजिए। और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए, पूरा प्रॉब्लम एंड तक देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका इसमें फ़ायदा बहुत ही है। ठीक है, सो प्लीज़ थैंक यू एवरीवन। आप सभी ने मेरा चैनल यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहे हो। आई होप आपको वो सारे लेक्चर्स, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप इट अप।